सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। सम्मानित भाइयों और बहनों, 69वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के सम्मानीय नागरिकगणों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं कांग्रेस जन का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं उन सभी महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके त्याग, तपस्या, संघर्ष एवं बलिदानों के कारण हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें समता मूलक एक ऐसा संविधान दिया जिससे भारत का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता एवं समानता का अनुभव कर रहा है। 26 जनवरी 1949 को देश का संविधान लागू होने के साथ ही भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक यात्रा प्रारंभ हुई तथा भारत ने विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के लौह व्यक्तित्व एवं दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही देश की रियासतों का भारतीय संघ में विलय होने से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो सकी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने दृढ़ निश्चय एवं सशक्त नेतृत्व के बल पर जहां भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई, वहीं हरित क्रांति का सूत्रपात कर खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया। आज के दिन हम देश के पूर्व युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को विशेष रूप से याद आते हैं, जिन्होंने संविधान में संशोधन कर बापू के सपनों को साकार करने के लिए पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों के चुनाव के माध्यम से आम आदमी की सत्ता भागीदारी सुनिश्चित ही नहीं वरन महिला सशक्तिकरण और 18 वर्ष के नवयुवकों को मताधिकार देकर राष्ट्र निर्माण में भावी पीढ़ी की योग्यता पर विश्वास किया। संचार क्रांति के माध्यम से आज भारत दुनिया के अग्रणी देशों में अब खड़ा हुआ है। विगत 3 वर्षों से देश में तथा लगभग 14 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा की जन विरोधी नीतियों के कारण अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बिना सोचे समझे लिए गए नोटबंदी तथा जीएसटी आदि निर्णयों के कारण किसान, व्यापारी, मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग आदि आमजन काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला, खनिज माफियाओं का आतंक, किसानों की बदहाली के कारण आत्महत्याएं, कुपोषण के कारण बच्चों की अकाल मृत्यु, महिलाओं पर दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण जनता त्रस्त है। भाजपा सरकार की वादा खिलाफी के कारण अन्नदाता, किसान, शिक्षकों तथा शासकीय कर्मचारियों में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां के द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों, विभिन्न घोटालों, दिन प्रतिदिन बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार, दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में तथा किसानों, शासकीय कर्मचारी एवं आम जनों की विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर तथा विधायकगणों द्वारा सदन में निरंतर संघर्ष किया जा रहा है। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के रूप में राजनीति में एक सशक्त युवा नेतृत्व का उदय हुआ है। श्री राहुल गांधी के जुझारू नेतृत्व के कारण ही आज देश में युवाओं को नया विश्वास पैदा हुआ है। आज देश के नौजवान ही नहीं अपितु किसान, सर्वहारा वर्ग के साथ साथ संपूर्ण देश उनकी ओर आशा भरी नजरों से निहार रहा है। मैं समस्त कांग्रेस जनों से आह्वान करता हूं कि गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर
हम संकल्प लें कि त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी एवं देश के युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतीक कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस जन एकजुट होकर देश एवं प्रदेश में भाजपा के झूठ और जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। मैं कांग्रेस की ओर से प्रदेश के समस्त नागरिकों को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, किसानों, कर्मचारियों, महिलाओं एवं आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष रहित रहेगी। गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं प्रदेश के सुख, समृद्धि, खुशहाली, शांति, सद्भाव एवं आपसी भाईचारे की कामना करते हुए प्रदेश के नागरिकों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय गणतंत्र। इस अवसर पर मैं एक जो वर्तमान केंद्र सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार है, उसकी जो सोच और नियत इस बात से परिलक्षित होती है कि गणतंत्र दिवस के समारोह में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को चौथे क्रम में स्थान दिया गया आज लाल किले पर। जो हिटलरशाही, तानाशाही और फांसीवादी जो सोच है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, वो उसको दिखाती है। हम आज गणतंत्र दिवस पर यह सब संकल्प लें कि ऐसी फांसीवादी ताकत और फितरती ताकतों को उखाड़ फेंके और आने वाले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस प्रदेश में सत्तासीन करें। जय हिंद, जय भारत। संबोधित करें। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष स्वामी जी, हमारे सभी पार्षदगण, हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित नागरिक साथियों, सर्वप्रथम तो आप सबको मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको सबको शुभकामना प्रेषित करता हूँ। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी का संबोधन बताया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की और देश की विभिन्न समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित रूप से आज हम देखें कि देश में जितना मोदी ने बताया कि किस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्थान दिया गया है, निश्चित रूप से आज पूरे देश में इस बात की पूरा माहौल बना हुआ है कि देश में तानाशाही प्रवृत्ति आ हुई है। देश में हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म जाति के लोगों ने हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी और हजारों लाखों संख्यक शहीदों ने देश को स्वतंत्र कराया है और देश में लोकतंत्र की स्थापना हमारे अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर जी के माध्यम से हुई थी और एक अधिकार सबको, समान अधिकार सबको दिया था। कि आज हम देखें कि लोकतंत्र के 4 आधार स्तंभ, न्यायपालिका और मीडिया आज देश में जिस तरह से केंद्र सरकार से असंतुष्ट है, निश्चित इस बात का द्योतक है कहीं न कहीं ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है। यदि मीडिया में केंद्र सरकार के खिलाफ बोला जाता है, देशद्रोही घोषित किया जाता है, न्यायपालिका क्या देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात को उठाई, ये इस बात का गंभीर परिणाम की चेतावनी है हम सबको। जो लोकतंत्र में हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था देश में लोकतंत्र का, उसमें खतरा मंडराता हुआ लगातार दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के माध्यम से भी इस बात के लगातार संकेत मिल रहे हैं कि किस प्रकार से यदि हमारा किसान आंदोलन करता है, किसानों को गोलियां चलती है, विद्यार्थी आंदोलन की आवाज उठाता हो, उसका सुदेश के गोले छोड़े जाते हैं। व्यापारी वर्ग यदि कोई आंदोलन करता है, उस पर दबाने का प्रयास गोली आंसू के माध्यम से किया जाता है। हमारे शासकीय कर्मचारी को बात उठाता है तो उनको भी आंदोलन के माध्यम आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन और सभी लोकतंत्र के हथियार है, उसमें जिस प्रकार से दबाने का प्रयास किया जाता है, उनकी बातों को दबाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आज हम देखें मीडिया पे भी इतनी लगाम कर दी गई है कि दलित के से मुद्दे भी नहीं अपनी इच्छा से नहीं दिखा सकते। ये बात का संकेत है कि देश में तानाशाही प्रवृत्ति आई है। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
जो लोकतंत्र का जो सपना देखा था वो कांग्रेस शासन में देश में कई संविधान में संशोधन हुए और देश में लगातार लोकतंत्र मजबूत होता गया है। आज स्थिति ये पैदा हो गई कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो स्पष्ट रूप से कहना है कि हम राज करने नहीं आए, हम संविधान बदलने आए हैं। इसका एक उदाहरण आप लोग देख ले कि यहाँ पर आरक्षण किस प्रकार से समाप्त किया जा रहा है। अभी हमारे मध्य शासन में माझी और बल्ला समाज का जो आरक्षण जारी था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो किसी धीरे धीरे आरक्षण की जो हमारे आर्य वर्ग के जो कमजोर तबके को आरक्षण की व्यवस्था है उसको धीरे धीरे पिछले न्यायालय के माध्यम से या अन्य माध्यम से प्रत्यक्ष समाप्त करके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या की जा रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज हम देखें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर, देश की रक्षा के मुद्दे पर और कई मुद्दों पर चुनाव के पहले जो वादे किए थे आज सब मुद्दों पर वादा खिलाफी हो रही है। आज हमारे आतंकवादी गतिविधियां उस पाकिस्तान के लगातार आतंकवादी हमले इस बात का द्योतक है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम यदि 1 सीट के बदले हम 10 सीट लाएंगे। आज स्थिति देखें इन 3 सालों में जितने आतंकवादी हमले हुए वो कांग्रेस शासन कभी हुए नहीं थे। मतलब नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल 60 रुपये लीटर हो गया तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा आंदोलन खड़ा कर दिया था। आज पेट्रोल 80 रुपये हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नींद निकल रही और हमारे प्रदेश सरकार को जीएसटी के माध्यम से एक टैक्स की बात करने वाली लगातार पेट्रोल और डीजल के माध्यम से टैक्स लागू करके महंगाई बढ़ा रही है। उन सब बातों को देखना विचार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार मैंने कहा कि लोकतंत्र की और तानाशाही दबाने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी शासन में लागू है, इसी प्रकार हमारे नगर पालिका में हमारे प्रतिपक्ष नेता गोस्वामी जी जिस प्रकार से उनके भ्रष्टाचार के मुद्दे उजागर हो रहे थे तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकरण दर्ज कराया और उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए एसडीओ की जो नोटिस जारी करा है। ये इस बात का द्योतक है, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करो, उनके समर्थन करते रहो तो सब ठीक है, यदि विरोध करोगे तो उनको परिणाम। मतलब कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंग्रेजों से नहीं दबी तो इन छोटे मोटे छुटभैया नेताओं से क्या दबेगी। हमारे खून में स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष लिखा है तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी जो जिनकी कथनी करने में अंतर है, जो कहते क्या हो करते क्या है। एक तरफ से उनके सभी वरिष्ठ नेता भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं और पिछले दफे से लगातार भ्रष्टाचार करते रहे। उनको भ्रष्टाचार दिखते नहीं है, उनका तो शिष्टाचार आज की तारीख में वो शिष्टाचार बन चुका है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जो विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने जो वादे करे थे, हमारे विधायक दिलीप शेखावत जी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे विधायक हो तो नागदा को जिला बनाएंगे। आज 4 साल से अधिक समय बीत चुका है, जिले बनने की कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आज देखें तो आज हम उद्योग में भी बाहर के ठेकेदार काम कर रहे हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और इन सब बातों को देखें तो बहुत सारी समस्या है। हम नागदा का कांग्रेस ने जो पहले भी वादा करा था, अभी हम अपने वादे पर कायम है कि हम लगातार नागदा जिला बनाने के लिए संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे नगर में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और लोकतंत्र की महान पर्व पर शपथ करते हैं कि लोकतंत्र रक्षा के लिए जो भी काम हमको करना पड़ा हम सब लोग करेंगे। जय हिंद जय भारत। सारे जहां से अच्छा
नमस्कार। अगर जो भैया खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचनं प्रवृत्य शेषलेखशेखरं प्रसूलधूलितोरणे धूसराङ्गितं भुजङ्गराजमालयानि बद्धजालधूत लेखयाय राजमानुषेखरं महागवालि सम्पदेशिरो अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी ब्रह्मणा
शिव तांडव की अगर कुछ अभिभावक गण खड़े हों तो तरुण भारती के भैया उन्हें यथा स्थान पर विराजित होने के लिए कहें। पुनः शिव वंदना की प्रस्तुति के पश्चात कुछ बहनें कान्हा को सुलाने का प्रयास कर रही है। थोड़ा शीघ्रता से पहुंचे। बना के संजीवा रेड्डी साहब ने वो बना के लिस्ट से लेके रजिस्टर से लेके हिसाब से लेके सारी आज 2018 लग गया साथियों। मोदी गवर्नमेंट ने आज तक मेंबरशिप का वेरिफिकेशन नहीं कराया क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये मेंबरशिप का कराया ये मेंबरशिप हिंदुस्तान नहीं, मैं चैलेंज देता हूं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इतने श्रमिकों की कोई हम आईएलओ को जिस प्रकार से आप की इंटरव्यू यूनियन आईएलओ से पुटेड है, आईएलओ के अंदर वर्ल्ड के अंदर 3,33,36,000 की सदस्यता को देकर हिंदुस्तान की सरकार को चैलेंज किया है। आप ईमानदारी से इसका वेरिफिकेशन कीजिए, इस पार्ट पर आप जाइए और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का निर्धारण आप किए हुआ है। आप हिंदुस्तान के और वर्ल्ड की 1 नंबर ट्रेड यूनियन तक आपकी रहेगी और उसके अधिकार और हक के लिए आप नागदा से लेके हिंदुस्तान के दिल्ली तक जो आपका नेता है, सबसे बड़ा नेता है डॉक्टर जे संजीवा रेड्डी, जो ऑल इंडिया इंटेक का प्रेसिडेंट है, आईएलओ का वाइस प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान के अंदर 11 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन का जो मोर्चा आपकी
बहबूदी के लिए, आपके जीवन यापन को ऊपर उठाने के लिए, आपकी इज्जत और आपके वेतनमान को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और केवल ये नहीं कि अपने असंगठित क्षेत्र पे कार्य करने वाला मजदूर हो, बंदरगाह पे काम करने वाला मजदूर हो, उद्योगों में काम करने वाला कर्मचारी हो, बैंक में, LIC में, MPV में, हर प्रकार का ये रहता है। अपनी यहाँ के लोगों को ये जानकारी की यूनियन केवल मील की बनती है। साथियों, उद्योग के अंदर मंडी में काम करने वाला हम मालों की यूनियन बनती है, ठेला चलाने वालों की यूनियन बनती है, गारमेंट्स के कर्मचारियों की यूनियन बनती है, मछली पालन वालों की बनती है, चाय बागान वालों की बनती है, उद्योग के अंदर बनती है, संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की बनती है। इस प्रकार सभी की मिलके ये ट्रेड यूनियन है और इसका सिर्फ महासंघ बनता है, अलग अलग यूनियनों का फेडरेशन बनता है। आज जिस प्रकार से इंटर तक समुद्र अपन केमिकल पे काम करते हैं, तो आपका केमिकल फेडरेशन, जिसमें केमिकल, पेट्रोलियम दोनों फेडरेशन और जिसका नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मैं हूँ, आपका सौभाग्य है कि आपको नागदा के अंदर भी नेशनल लेवल का फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना। तो हम फेडरेशनों के माध्यम से, इंटक के माध्यम से, प्रदेश इंटक के माध्यम से, सभी माध्यमों से देश के मजदूरों की हक, हिफाजत और रक्षा करने के लिए आपको मदद करते हैं। और जब जब भी ट्रेड यूनियन आह्वान करे, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसी भी पार्टी को मानने वाला श्रमिक कर्मचारी हो, दिल्ली के अंदर जब आवाज को बुलंद करने के लिए जब भी अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अपने ऑफिसों के माध्यम से हो, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एकता आपकी जीत की गारंटी है। जितने आप संगठित होंगे, जितने आप मजबूत रहेंगे, उतनी एकता आपकी। उन चंद गुलामों ने साजिश रच के रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन को भेजा कि जगमाल सिंह सो गया और उसको सुख की नींद में सुला दिया है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारी ताकत ने लोहे को जगाया और आपके हक के लिए खड़ा हुआ। मुझे न कोई धंधा चाहिए, न कोई सौदा चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारा प्यार मिला, इस ग्रेसिम के मजदूर ने प्यार दिया और उन गुलामों के मुंह काला किया, उनके सब दरवाजे बंद किए तुमने। उनके नकाबपोश जिनको मैंने वरिष्ठ बनाया था, जिनको मैंने अपनी यूनियन सुपुर्द किया था, उन्हीं वरिष्ठों ने मेरे पीठ में खंजर घोंपा और अपने लालच में उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा। मैं उनका इतना सम्मान किया और आज भी सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी करतूतों को उजागर करने बगैर किसी को पता नहीं चले कि उन्होंने क्या किया, और वो आप सब जानते हैं। अरे जिनको मैंने देवता की तरह पूजा, अपने पिताश्री की तरह पूजा, एक अच्छे संगठन, जिस संगठन में 250 की मेंबरशिप थी, उस संगठन को 1100 की मेंबरशिप बनाया, और जिस संगठन ने 750 रुपये बैंक बैलेंस दिया मुझे, और जिस संगठन को चलाता था उसमें 35,000 थे, उस 35,000 को भी उन वरिष्ठों ने ठिकाने लगाया। मैंने एक पैसा नहीं मांगा, लेकिन आपकी ताकत पे उस 750 रुपये से इस संगठन को चलाया और 3,45,000 का कोष बैंक में छोड़ा। जिस दिन रिटायरमेंट हुआ उस दिन साथियों आपका पैसा 3,47,000 बैंक में छोड़ा। यदि कोई बता दे यहां का कोई भी संगठन की कैसे मजदूर के पैसे की हिफाजत होती है। आपके पैसे को, एक एक पैसे को मैंने संवार के आपके बैंक में सुरक्षित रखा कि मेरे संगठन के, मेरे श्रमिक के कोई भी पीड़ा होगी मैं उसकी मदद करूंगा, उस परिवार की मदद करूंगा। इस संगठन पे कोई कष्ट आएगा, कोई आपत्ति आएगी, उस संगठन को विजय श्री दिलाऊंगा। यदि मैं इन जैसी नीति रखता तो 3 लाख से मेरे बच्चे खूब खेलते खाते, मेरे भी एक गाड़ी इधर उधर घूमती, क्योंकि पैसा मेरे पिताश्री नहीं दे गए थे मुझे, आपका पैसा मिला था। पिताश्री 30-35
1000 दे के गए थे, वो भी लोकल यूनियन चलाते हुए दे के गए थे। लेकिन मैं आज भी इस हरे पेड़ के नीचे बोलता हूं, 1 रुपया की भी उस पासबुक से मैंने नहीं निकाला। मुझे ये भी नहीं पता है कि केमिकल कामगार संघ का कितना चंदा उस बैंक में था और कहां गया। लेकिन जिस यूनियन ने पूरी 700 रुपये मुझे दिए पासबुक के सहित, उस संगठन से मैंने 3,45,47,000 का कोष आप श्रमिकों का धन उस बैंक में रखा। और उन नालायकों ने जब मुझे मौत की नींद सुलाया, कहने में कोई शर्म नहीं, जब मुझे मौत की नींद सुलाया, मेरे साथ विश्वासघात किया और नालायक मुझसे पैसे पर हस्ताक्षर कराते रहे। जब मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मैं घर में सो रहा हूं, बोला 20,000 दे दो, 10,000 दे दो, 10 और दे दो। मतलब 3-4 महीने के अंदर 30, 40, 45,000 मुझसे हस्ताक्षर करा के घर सोए हुए से ले गए। क्यों? कि उनके पिताजी तो थे नहीं कोर्ट में, कभी रजिस्ट्रार को पटाया, कभी किसी को पटाया, और मुर्गे और मटन मशगूल कर रहे थे कि मर गया जगमाल सिंह, अब अपन खाएंगे 3 लाख और भक्तन नचाएंगे। लेकिन साथियों, मेरे को यह विश्वास नहीं। मैं फोन करके बुला रहा हूं भाई दुर्गा जी को, भाई विजयदास जी को। 3 महीने में मुझे शकल नहीं दिखाई। साथियों, आप रेस्ट कीजिए, आप आराम कीजिए, जब आप ठीक हो जाओगे तो अपन सब कुछ कर लेंगे। मेरे को पूरा ठीक कर दिया है ना, और काम कुछ नहीं हो रहा। और लोग मुझे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा सब बढ़िया होगा, है ना। प्रबंधक ने भी वैसा मौका दिया कि सैया भये कुतवाल डर काहे का। जब फैक्ट्री मैनेजर का ही हाथ हो जगमाल सिंह पे तो फिर पर्जा जाए बाहर में। अपना चल रहा ना, सैया खुश हैं तो फिर मैया की भी जरूरत क्या है। और वही मुल्क की आजादी में सभी का हिस्सा है, जितना आपका है उतना हमारा हिस्सा है, हर एक बिरादरान वतन का हिस्सा है। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, चंद साल गुजरते गए, मिलजुल कर चैनो सुकून की सांसें ले रहे हैं। और चंद ही साल गुजरते हुए नफरत की बू आने लगी, एक दूसरे में नफरत पैदा होने लगी। इसके पीछे किसका हाथ है? ये कौन नफरतें फैला रहा है? कौन मुल्कों के अंदर, सूबे के अंदर और शहर करिया देहात के अंदर, गांव और शहर करिया इतनी जुड़ी हुई अजमत को और इतनी गहरी मोहब्बत को, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई इन भाई को तोड़ने वाली बात कौन कर रहा है? मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, वतन जब कुर्बानी मांगेगा उलमा हाजिर है, वतन जब कुर्बानी मांगेगा उम्मत हाजिर है, वतन जब कुर्बानी मांगेगा मुसलमान हाजिर है। वतन जिस चीज की कुर्बानी मांगेगा, अपने तन की, अपने मन की, अपनी जायदाद की, अपनी इज्जत की, आबरू की, बीवी और बच्चों की, सबकी कुर्बानी वतन मांगेगा। हम देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। आज नहीं, अभी बुला लो, अभी तैयार है। वतन की हिफाजत के लिए, वतन की इज्जत के लिए, वतन के गौरव के लिए, वतन पे हम फख्र करते हैं। नबी ने हमें सिखाया है, मोहम्मद अली ने वतन से मोहब्बत बताई है। सारे दुनिया के नबी मोहम्मद अली ने वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना सिखाया है। जब आपको मक्का से निकाला जा रहा था, उस वक्त मक्का से किताब करके कह रहे थे, ऐ मक्का तू कितनी प्यारी सरजमीन है और कितनी प्यारी जगह है। ये मक्के वाले मुझे मेरे वतन से न निकालते तो जिंदगी भर यहीं रहता, लेकिन मजबूरी ये है कि मुझे निकलना पड़ेगा। अपने वतन से मोहब्बत नबी ने सिखाई है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान का नारा नबी ने दिया है कि वतन से मोहब्बत हो ईमान के साथ। हमारे नबी ने मिल्लत बचाओ और मुल्क बचाओ, मुल्कों की हिफाजत करो, मिल्लत की, धर्म की,
मजहब की हिफाजत करो, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो, आपस में किसी माँ और बहन पर उंगली ना उठने पाए, माशरा हमारा बदनाम ना हो जाए। सारी दुनिया में, मशरिक और मगरिब में, पूरब और पश्चिम में उम्मत मुस्लिमा को और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है इस लफ्ज से कि ये आतंकवाद है, ये फसादी है। उनके बारे में नफरतें डाली जा रही हैं। पूरा कुरान, पूरा इस्लाम मोहब्बत का चैलेंज करता है। पूरे कुरान की 6666 आयतों में, 540 रुकू में, 114 सूरतों में, कुरान के 30 पारे में, असरे नो अव्वल, असरे नो आखिर, जब जिनसे उतरा है कुरान उस दिन से आज तक अमन का पैगाम दे रहा है। क्योंकि इसका नाम मदद का इस्लाम है, इस मदद का नाम ईमान है। ईमान के माने आते हैं अमन से रहने वाला, और इस्लाम के माने आते हैं सलामती फैलाने वाला, इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने वाला। मेरे नबी पर ईमान, सफाई आधा ईमान है, घर को साफ रखना आधा ईमान है, अपने आप को पाक रखना आधा ईमान है। लेकिन मुसलमान के बारे में तो ये मशहूर है ना कि ये तो जुमे के दिन नहाता है, ये तो सिर्फ जुमा पढ़ता है, वो भी 2 रकात के लिए आता है। आज भी जुमे का दिन है, भूल न जाए, आज भी जुमे का दिन है। सिर्फ 2 रकात पढ़ के जाने वाला और जुमे की रकात पढ़ने वाला, उसका ईमान कैसे मजबूत होगा? वो तो हवाएं चलेगी टीवी के जरिए से, और हवाएं चलेगी नेट के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से, और हवाएं चलेगी हवाएं चलेगी मगरबी तहजीब के जरिए से, उनसे उसका ईमान बिगड़ जाएगा। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हमें किसी से डरने की और किसी से बिछड़ने की और चमकने की जरूरत नहीं है। हमने अपने वतन की और वतन में रहकर हमारे बड़ों ने कुर्बानियां पेश फरमाई हैं, और उन कुर्बानियों को हम याद करते हैं। हमारे अजीजान वतन ने भी कुर्बानियां पेश फरमाई हैं, और उनकी भी कुर्बानी जो है कि फांसी के फंदे में झूलकर हिंदुस्तान की हिस्सा लिया है। मेरा अजीजों, मेरे बुजुर्गों, हिंदुस्तान गद्दार और दहशतगर्द देशद्रोही तो वो कहलाता है जो मुल्क में नफरतें फैलाता हो, जो मुल्क की बांटने की बात करता हो, जो उम्मत को अलग तितर-बितर करता हो, नफरतें फैलाकर अपना सिक्का जमाता हो, वो मुल्क का वफादार नहीं कहलाता, वो मुल्क का गद्दार है। सभी शहरवासियों को मुस्लिम भाइयों की तरफ बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि मेरे उलमाओं ने बताया आपको, देश की आज़ादी के लिए सबसे पहला हमारे उलमाओं की कुर्बानी दी गई। बहादुर शाह जफर के जो अपने 2 बेटों का सर थाली में रख के उनको परोसा गया कि आप राज लें, बाकी उन्होंने राज को ठुकरा कर देश की आज़ादी के लिए अपने 2 बच्चों की कुर्बानी दी। इसी जज्बे को लेकर अपनी कुर्बानियों को अपनों ने ही बुलाया है। आप सब लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है, 26 जनवरी, 15 अगस्त हम लोग इतने तादाद में इकट्ठा हों यहाँ, ताकि सबको लगे, दूसरे लोगों को भी लगे कि भाई इनकी आज़ादी में इनका भी क्या हक था। क्योंकि अपन ये कार्यक्रम करते नहीं है, इसलिए अपनी कुर्बानियों को अपनों ने खुद ने बुलाया। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जब भी मस्जिद कमेटी आपको आह्वान करे, ये नहीं देखे कि भाई मेरे पास कोई लेटर या कोई खबर नहीं है। ये आपका हमारा एक फर्ज बनता है, अपने घरों से निकलकर सिर्फ आधे घंटे का समय दें, ताकि लगे कि इन लोगों का भी कुर्बानियों करता। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह पहलवान साहब। अब मैं हमारे वरिष्ठ जनाब अब्दुल हमीद नेताजी से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश की आजादी के बाद जब संविधान इस देश में लागू हुआ, उस दिन 26 जनवरी थी। 1947 में आजाद हुए, 1949 में हमारा संविधान लागू हुआ, और संविधान के लागू होने के बाद ये देश की सारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्रारंभ हुई। सभी विभागों के अलग अलग कानून बन गए। शिक्षा कैसे होगी, देश का राज्य कैसे चलेगा, राज्यों की हुकूमत कैसे चलेगी, केंद्र की सरकार कैसे चलेगी, और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग
किस कानून के तहत इस मुल्क में रहेंगे, उनको धर्म की स्वतंत्रता होगी, उनको अपने अधिकार दिए जाएंगे, मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए, कानून बनाए गए, आईपीएस, आईपीसीआरपीएफ सब कानून बनाए गए। लेकिन 70 साल के बाद भी आज हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि क्या हमने ईमानदारी से देश के संविधान का पालन किया है? क्या हमारे लोग आज भी न्यायपालिका का सम्मान कर रहे हैं? क्या हमारे देश के नागरिक आज भी कार्यपालिका का पूरा अधिकार का उपयोग कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा अपना निजी मत है, मैं नहीं कहता कि मुस्लिम समाज ये कह रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि आज भी हम पूरी तरह से देश के कानूनों का पालन ईमानदारी से नहीं कर रहे। संविधान की रक्षा हम ईमानदारी से नहीं कर रहे। जब संविधान हमें इजाजत देता है बोलने की, तो जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए ऐसे मुद्दों को लेकर हम सड़कों पर उतरते हैं। संविधान ये नहीं कहता कि बच्चों की बसों को रोककर तुम पत्थरबाजी करो। संविधान ये नहीं कहता कि बहन बेटी की इज्जत से सड़कों पर खेलो। संविधान इस बात की छूट नहीं देता कि आप मदरसों को बंद कर दो। संविधान ये नहीं कहता कि आप आतंकवाद की शिक्षा दो। संविधान कहता है हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक इस मुल्क की अमन और शांति के लिए अपने आप को समर्पित करे और अपने कानून, अपने देश की भावनाओं को समझकर मौलिक अधिकारों का उपयोग करे। लेकिन अफसोस आज हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो नहीं होना चाहिए वो कर रहे हैं। देश का संविधान एक तरफ है, लेकिन इस्लाम का शरीयत कानून दूसरी तरफ है। दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। संविधान सारा देश चलाता है और शरीयत कानून इस्लाम में मुसलमान के जीने के तरीकों को बताता है, और तरीकों के लिए बनाए गए कानून शरीयत कानून है जिसे संविधान से जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। दोस्तों, आज ऐसा हो रहा है खिचड़ी पक गई है। हर तरफ से इस्लामी कानून को संविधान से जोड़कर उसकी क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में संविधान के अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 में साफ तौर पर लिखा है कि इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान ही नहीं बल्कि हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपनी धार्मिक आस्थाओं पर विश्वास करने के लिए, उनकी बताई गई रीतियों नीतियों को मानने के लिए। आप उसमें दखल नहीं दे सकते। हम गणतंत्र में हैं। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का मतलब है पब्लिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज फॉर द पब्लिक एंड बाय द पब्लिक। प्रजातंत्र जनता का राज्य जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। जो कानून संविधान में बना दिए उन कानून के दायरे में रहकर हमारे चुने हुए नेता, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सरकार का संचालन करते हैं, और सरकार के संचालन में बैठे हुए शासकीय कर्मचारी उसका पालन करते हैं। उसका पालन अगर वो ईमानदारी से नहीं करते तो वो संविधान का उल्लंघन है। हमारे नेता अगर संविधान के अनुसार सरकार नहीं चलाते तो ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान में कानून में अंतर है। आज तमाशा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च न्यायालय 3 तलाक के मुद्दे पर फैसला देती है। हिंदुस्तान का अमन पसंद मुसलमान सड़कों पर उतरकर सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं करता, न्यायालय का सम्मान करता है। भले ही वो शरीयत कानून के खिलाफ थी, मगर हमारे मुसलमान भाइयों ने अमन चैन का रास्ता अपनाया, संविधान का पालन किया। 3 तलाक कानून का आज भी हम विरोध करते हैं। 3 तलाक कानून पर जो फैसला दिया गया है उसके आज भी हम विरोधी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा विरोध करें जिससे जनता परेशान हो जाए। ये संविधान का उल्लंघन है। वो देश का मुसलमान जिसने कुर्बानी दी है इस देश की आजादी के लिए, वो इस देश के अमन चैन को खराब नहीं करना चाहता और न खराब होने देना चाहता है। हमारी कुर्बानियां हैं। हमने खून से सींचा है इस वतन को, और ऐसे वतन को जलता हुआ हम नहीं देख सकते। हमारी आत्मा जलती है। वो लोग जो गंदा काम कर रहे हैं वो मुसलमान नहीं,
वो लोग जो गंदा काम करते हैं वो इंसान नहीं, इंसानियत के दुश्मन है। ऐसे दुश्मनों से हम दूरी बनाए हुए। दोस्तों, संविधान ने जो अधिकार हमें दिया है, हम दायरे में रहकर उस संविधान के मुताबिक इस देश में रहकर अपने मजहब, अपने इदारे, अपने मदरसे चला रहे हैं। एक शख्स को मैंने टीवी पर सुना था, वो कह रहा था मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। उस खबीस को यह मालूम नहीं है कि जहाँ कुरान करीम की आयतें सुनाई जाती हो, जहाँ अल्लाह के इस्लाम को बताया जाता हो, जहाँ ईमान की बात होती हो, वहाँ आतंकवाद कैसे आ सकता है। वो शिया बोर्ड के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनका काम इस्लाम की मुखालफत करना है, उनका काम इस्लाम को बदनाम करना है, यहूदियत को लाना है। और ऐसे यहूदियत के वाले लोगों के फरमान हम कदापि नहीं मानते। हमारे मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने हाथ सड़कों पर घूमकर ये पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान का संविधान एक है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ईमान और शांति का पैगाम लेकर, इस्लाम और शरीयत कानून का पैगाम लेकर, इंसानियत का तकाजा लेकर इस मुल्क में पढ़ रहे हैं। गरीब मदरसे हमारे मुट्ठी मुट्ठी ऑटो से चलते हैं और फिर हमारी मिलने वाले चलने की मदद से चलती है। वो हमारे जिगर का टुकड़ा है। मदरसों की तरफ कोई उंगली उठा करके देखेगा तो सूखे को काटना पड़ जाते हैं। मदरसों की सीधा हिमाकत मत करना, बाकी सब चलेगा। जो भी आरोप लगाओगे खेलेंगे, लेकिन आतंकवाद का आरोप हमारे मदरसों पर मत थोपना। मदरसों ने ईमान, तालीम, शिक्षा का पैगाम दिया है। हम इसमें परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे मदरसे के बच्चों को हिंदी तालीम मिले और वो एजुकेशन बोर्ड से मुफ्तला हो और आगे की क्लासों में पढ़कर अपना भविष्य बनाए। हमारे पास इंजीनियर हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे दिमाग वाले बच्चे मदरसों में तालीम पा रहे हैं। ये हमारे मुदर्रिस, ये हमारे मौलाना जो बच्चों को तालीम देते हैं, तालीम याफ्ता है, कुरान के जानकार हैं, इस्लाम के जानकार हैं। ये सारे के सारे लोग पैगाम दे रहे हैं, इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं, शरीयत कानून का पैगाम दे रहे हैं, संविधान की रक्षा का पैगाम दे रहे हैं, मुल्क की हिफाजत का। आज के इस मौके पर जो हमारे बच्चों का जुलूस अभी निकला, उसमें हमने ताउन दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 15 अगस्त का हमारा बड़ा प्रोग्राम होता है। 14 अगस्त को शहादत दिवस हम मनाएंगे और 14 अगस्त को एक प्रदर्शनी हम लगाएंगे जिसमें बताएंगे कि हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं, कितने हजार आलिमों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है। उन सबके नामों की फहरिस्त हम यहाँ शाया करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आने वाले 14 अगस्त और 15 अगस्त में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। 26 जनवरी पे हम बच्चों का प्रोग्राम रखा करेंगे और 15 अगस्त को जिस तरह से हम प्रोग्राम करते हैं उस तरह से हमारा प्रोग्राम होगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
उद्बोधन के लिए अतुल जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने ओजस्वी शब्द से हम सबको उत्साह वर्धन करें। और आप सबसे आग्रह कि एक बार भारत माता का जय जयकार, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी तान कर, ताकि इस नागदा नगर की आवाम की आवाज सीमा के सरहद पर हमारे खड़े फौजी भाइयों तक पहुंच जाए कि नागदा शहर भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। क्योंकि भारत माता की जय जयकार हृदय से, अपनी आवाज से दमदार तरीके से होना चाहिए। तो दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय जयकार करेंगे, दोनों हाथ उठाकर। और भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम श्रद्धा मां भारती को नमन करता हूं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय और लाडले जबरदस्त विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी, प्रदेश काम करता हूं, और भवानी सिंह जी देवड़ा जी की पूरी टीम, जिन्होंने यह सुव्यवस्थित वाहन रैली के माध्यम से तिरंगे को लेकर पूरे नगर तक पहुंचाने का काम किया। ऐसे भाई भवानी सिंह जी देवड़ा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं इसी प्रकार आपका ये कारवां निरंतर चलता रहे। पूरे नगर में तिरंगा यात्रा की जो व्यवस्था आपने बनाई है, प्रतिवर्ष आप चलाते हैं, इसी प्रकार इसको चलाते रहें। और मातृभूमि की रक्षा करने वाले उन सैनिकों को ये आप प्रेरणा के रूप में दें कि वो सैनिक आपके लिए सरहद पर अपनी जान न्यौछावर कर सीमा की रक्षा करते हैं। और हम भी उन सैनिक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ एक प्रेरणा बनकर खड़े कि हम लोग मिलकर आपके साथ सहयोग करेंगे और देश हित में, देश की एकता अखंडता के लिए हम लोग सब एक साथ खड़े हैं। तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चार रहे न रहे, इन्हीं संकल्पों के साथ हम सबको इस भारत को परम वैभव पर ले जाने का लक्ष्य पूरा करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर इस देश की ताकत बनकर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से सरहद पर जो हमला कर रहे आतंकवादी, चाहे फिर पाकिस्तान की सेना हो या घुसपैठिए हो, उनको बराबर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देने का काम भी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के सपनों को, नरेंद्र मोदी जी के विचारों को हमको जन जन तक ले जाना है। आपके वाहन रैलियों के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें, शिवराज सिंह चौहान को मजबूत करें, क्षेत्र के आपके सभी जनप्रतिनिधियों को मजबूत करें। और सम्मान्य दिलीप शेखावत जी हम सबके बीच में है, जो निरंतर युवाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो निरंतर युवाओं को हर एक योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय विधायक जी को भी इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपका ये सफल प्रयास हम युवाओं को दिशा और हम युवाओं की दशा तय करेगा भविष्य की। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाई भवानी सिंह देवड़ा और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। गए शहीद, पूजे न गए शहीद तो बीज कहां से आएगा? कौन चूमेगा फांसी के फंदे और कौन गोलियां खाएगा? मित्रों, निश्चित रूप से यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया है और जिन्होंने अपना सब कुछ देकर भी इस राष्ट्र की खुशहाली की चिंता की है। मैं आज कहना चाहता हूं कि हम उस दल के कार्यकर्ता हैं, कि हम उस विचारधारा से मिलने जुलने वाले लोग हैं जो सिर्फ भारत माता की जय और वंदे मातरम में विश्वास रखते हैं। वरना इस देश के अंदर कुछ समय पहले इस देश में ऐसे लोग आ गए थे जो भारत माता की जय कहने में शर्माते थे, लेकिन अब ये राष्ट्रवादी सरकार नरेंद्र मोदी की, ये राष्ट्रवादी सरकार शिवराज सिंह चौहान की, तो राष्ट्रवादी हमारे सभी नेता सिर्फ और सिर्फ पहला लक्ष्य भारत माता की जय, उसके बाद सब होता है। और निश्चित रूप से हम सबके बीच में मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के महामंत्री आदरणीय केपी जी झाला उपस्थित है, आदरणीय क्षेत्रीय अशोक मावर जी, आदरणीय युवा मोर्चा अध्यक्ष सीएम अतुल जी, और इस रैली की रचना का ताना बाना बुनने वाले जिन्होंने निश्चित रूप से वे पिछले कई दिनों से फेसबुक के माध्यम से सोशल मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार आसपास के क्षेत्रों में छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मिलकर भारत माता की जय और भारत माता की इस रैली में वंदे मातरम कहने वालों की इस रैली में शामिल करने का आग्रह करने वाले आदरणीय भवानी सिंह देवड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, मध्य प्रदेश। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा तरुणाई के प्रतीक भारतीय जनता युवा मोर्चे के
प्रदेश के शानदार महात्मा भी नाम पूर्व में लिए उन सब वक्ताओं की ओर से मैं भी उनको सबको नमस्कार करता हूं। और युवा साथियों, निश्चित तौर पर आज पूरे विश्व की नजर भारत पे है, भारत के युवाओं पर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में 65% यदि कोई है तो वो युवा है, और कहते हैं जिस देश में 65% युवा हो तो एक नारा है, जिस और जवानी चलती है क्या, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आज यह जवानी आज नागरा की गलियों पर रोडों पर जब निकलेगी और छोटे छोटे नन्हे बच्चे माता बहने आपको देखेगी तो उनमें भी एक राष्ट्रवाद की भावनाओं का जोर उभरेगा। मैं भगवान सिंह देवरा और उनकी पूरी टीम को आज हमारे दो युवा इस तरह की रैली को निकालते हैं, मैं उनका साहिब सर्व और दोनों को बधाई देता हूं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर काम करती है और वह ये काम इसलिए करती है कि हमारे देश के उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों को शहीद कर दिए, जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, उन शहीदों की याद में इस तरह की तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रवादी वातावरण हमारे क्षेत्र में बनना चाहिए। हर घर घर में भारतीय जनता के मन में तिरंगे के प्रति एक आदर का भाव होना चाहिए कि जहां तिरंगे की बात हो, जात पात को छोड़कर केवल भारत माता के लिए हम खड़े हुए। मैं इतने सारे युवाओं को बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और यह विश्वास करता हूं कि आप अपनी शक्ति को सही दिशा में सही मार्ग में ले जाएंगे और इस नगर के, इस प्रदेश के और इस देश की प्रगति में अपना सर्वोच्च लगाएंगे। यही शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप यह संकल्प लेंगे कि हम जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे वह पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। मैं पुनः राजा जी कर्नावट, राहुल जी भारत माता की। ऐसा लग रहा है आज गणतंत्र दिवस है और आज के दिन तो हमें दिन भर जय माता भारत माता की जय के नारे लगाना है और ऐसा नारा लगाओ कि तमाम जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए उन तक भी हमारी आंख पहुंच जाए। एक बार पुनः लगाएंगे भारत माता की। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके मध्य में उपस्थित जिनका सदैव हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, वो क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बहाने वाले ऐसे आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप सिंह शेखावत जी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली के साथ आपका अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित युवाओं के सदैव आशीर्वाद आता रहे और युवाओं को लगातार आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने वाले ऐसे हमारे मंडल के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजेश धाकड़ जी, आपके भी सम्मान में एक बार ताली यहाँ पर बजाएं। हम सबका जिले में नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे हमारे युवा साथी भाई अतुल जी, आपके लिए भी एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन करें। मंच पर समस्त उपस्थित अजय मावर जी, हमारी मातृशक्ति, हमारे संदीप भैया, अमन भैया, हमारे आदित्य दीक्षित जी और यहाँ उपस्थित समस्त युवा कार्यकर्ता बंधुओं और जिनके नेतृत्व में मैं चाहता हूं कि संविधान गणतंत्र दिवस के दिन इससे अच्छा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि गणतंत्र दिवस में जो पहली प्रस्तावना में जो शब्द लिखा है कि हम, और अगर हम की परिभाषा को हम यहाँ पर विस्तार से अगर देखेंगे तो ये हम सब यहाँ पर खड़े हैं। इसलिए जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है ऐसे हमारे भवानी भैया के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन करेंगे और मैं शुभकामना देता हूँ भवानी भैया कि इस तरह का कार्यक्रम ये गणतंत्र दिवस में सच्ची आपने जो एक संविधान के प्रति आपकी भावना व्यक्त करी, इससे अच्छा कार्यक्रम कोई नहीं हो सकता है कि आप देश में युवाओं को जागरण करने के लिए तिरंगा लेकर हाथ में, प्रत्येक युवाओं के हाथ में तिरंगा देकर आप जिस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हो, इससे निश्चित रूप से इस देश में लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र की जो गणतंत्र हमारा जो भारत बना था, ये 26 जनवरी 1950 को इस गणतंत्र बना था और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे देश का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर कोई है तो हमारा भारत का संविधान है। इसलिए इससे बड़ा कोई संविधान नहीं और इस संविधान को लिखने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय इसमें लगा है। मतलब इतनी बारीकी से डॉक्टर साहब ने जो संविधान की जो पूरी रचना करी और कई लोगों ने इसमें जिस प्रकार से भाग दे के हमारा भारत कैसा होना चाहिए इसकी प्रस्तावना अगर हम पढ़ते हैं तो उस प्रस्ताव में हम सब भारत के लोग
समझ में आता है कि वास्तव में संविधान क्या होना चाहिए। और उसमें आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आजादी के बाद में देश का 69 साल हुए हैं और आज हम इस मंच पर खड़े होकर बता सकते हैं कि आज देश में एक ऐसा सशक्त लीडर हमारे देश में हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा आज प्रदेश में नहीं, विश्व में नहीं, पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं इस प्रधानमंत्री जी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, जैसे राजेश भैया ने बताया कि 65% युवाओं की शक्ति हमारे पास में है और अगर किसी देश में 65% युवाओं की अगर शक्ति होती है तो हम समझ सकते हैं कि वो देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा, किस गति से आगे बढ़ेगा। और हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, आई एम न्यू इंडिया, वो नारा यही समझ के दिया है कि अब आने वाली जो सदी है, भारत की सदी है, और एक नया भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं किस प्रकार से पूरे विश्व में माहौल बना हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, एक समय था जब सीमा पर खड़े जो लोग हैं, उस सभा में खड़े लोगों को बड़ी आत्मग्लानि महसूस होती थी, लेकिन आज सीमा का जो हमारा सैनिक है वो भी गर्व से भारत माता की जय बोल रहा है और बड़ा उत्साह के साथ में मना। देश का पहला प्रधानमंत्री हुए जब 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसी तिथियों को सैनिकों के बीच में मनाने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार का माहौल आज पूरे देश में बना हुआ है। आज जो हम बात कर रहे हैं, नारा और हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, संकल्प से सिद्धि, और संकल्प से सिद्धि तब होगी जब हम किसी लक्ष्य को बनाकर उस पर परिश्रम करेंगे और जब परिश्रम के साथ उस लक्ष्य को आगे बढ़ेंगे तो संकल्प से सिद्धि होगी। इसलिए मैं सारे युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि सच्चे मायने में आजादी, सच्चे मायने में हम गणतंत्र दिवस तो मनाएंगे जब हमारी जो आज भी कुछ कुरीतियां बची हुई है, उन कुरीतियों को हम कैसे करें। एक सच्चा देशभक्ति कौन होता है? अगर रोड पर कचरा पड़ा, उस कचरा उठाकर फेंक देगा सभी एक उचित स्थान पर, ये सच्चा देशभक्ति का काम है। अगर कोई हम जा रहे हैं रोड पर और रोड पर हम देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और अगर एक्सीडेंट में अगर आपकी गाड़ी रुकती है और उसकी आप सेवा करते हो, आप तक पहुंचा दें, ये सच्ची देशभक्ति है। हम नियमों का पालन करेंगे, जब गाड़ी हम ट्रैफिक के नियम, हमारे जो कानून बने उन सब कानूनों का हम नियम करेंगे, तब जाकर एक गणतंत्र दिवस की बात हमारी सार्थक होगी। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं आदरणीय भवानी जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगली बार भवानी भैया ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इस कार्यक्रम का समय आप 10:18 रखना। अगली बार अगर कार्यक्रम करो, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर हम गणतंत्र हमारा बना था और उसके 6 मिनट बाद आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रपति की हमारे वहां पर वो शपथ ली थी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगली बार जब आप रैली निकालो तो एक मैसेज पूरे विश्व में हमको देना है कि नागरिकता में उस चीज का पालन करते हुए और उसकी शुभकामना हम सबको देंगे। बस इतना ही मुझे और उत्साह का उद्बोधन कर सभी में उत्साह है। एक बार मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, मैं 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा बस मेरी, क्योंकि बहुत लंबा भाषण हो गया। वो एक भी हाथ नीचे नहीं रहेगा, एक भी हाथ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गणतंत्र दिवस के आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जिन शहीदों के कारण हमें आजादी मिली है, उन शहीदों के श्री चरणों में श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, जो सीमाओं पर बर्फ की पहाड़ियों पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। उन सैनिकों को मैं सलाम करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित केपी भैया, आदरणीय राजेश जी और मंच पर उपस्थित मातृशक्ति सभी प्रमुख कार्यकर्ता भाई और बहनों, इस आयोजन को करने वाले आदरणीय भवानी भैया और उनकी पूरी टीम, में सबका नाम नहीं ले रहा, उन सारी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, अद्भुत कार्यक्रम है, अद्भुत कार्यक्रम। और फिर यह तिरंगा यात्रा है और इसलिए भवानी भैया उनकी पूरी टीम से एक निवेदन करूंगा, आप सबसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि यह तिरंगा जान से भी प्यारा है हमें, और इसलिए इस तिरंगे की शान में कोई भी कमी मत छोड़ना। पूरी तरीके से तना हुआ अपना हाथ हो और पूरा सम्मान हम तिरंगा को देंगे। और मैंने शुरुआत में कहा है, अद्भुत कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है, मेहनत करा हुआ कार्यक्रम है, हर जगह से आए हुए युवाओं का कार्यक्रम है। और किसी ने कहा है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, और इसे इस जमाने को चलाने वाली इस जवानी को प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
और आने वाले कल को सलाम करता हूं कि मित्रों, आपकी मेहनत से हम नया नागदा बनाएंगे, नंबर 1 नागदा बनाएंगे, संवरता हुआ नागदा बनाएंगे, संवरता हुआ नागदा बनाएंगे। और इसलिए आज की तारीख में मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि इन 15 दिनों में हमने युवाओं के जितने कार्यक्रम करे हैं, शायद 70 साल की आजादी में नहीं हुए होंगे। नगर पालिका ने जहां इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन करे, उसके बाद हमने 5000 युवाओं को प्रेरणा का कार्यक्रम करके उन्हें मार्गदर्शित करा। उसके बाद भ्रमण कार्यक्रम हुआ, आज तिरंगा यात्रा है और 29 तारीख को कैरियर काउंसिलिंग के माध्यम से युवाओं को हमें एक नई दिशा देनी है। और मैंने अभी जब भ्रमण कार्यक्रम में मैं फैक्ट्री दिखाने के लिए युवाओं को लेके गया तो मैंने ये कहा, मैं फैक्ट्री तुम्हें इसलिए नहीं दिखा रहा हूं तो तुम इस फैक्ट्री के अंदर कर्मचारी बनो, मैं फैक्ट्री तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं कि आने वाले समय में तुम उद्योगपति बनो और तुम रोजगार देने वाले बने, रोजगार मांगने वाले नहीं बनो। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि जिस क्षेत्र में भी रहो, पूरी ताकत के साथ लगो, ईमानदारी के साथ लगो, पूरी निष्ठा के साथ में लगो, लक्ष्य स्पष्ट हो। और जिस युवा का लक्ष्य स्पष्ट होता है और वही अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। और इससे मित्रों, अंत में एक ही शब्द कहूंगा, हमें विवेकानंद जी के सपनों को साकार करना है। जिस विवेकानंद जी ने ये कहा था 21वीं सदी हमारी होगी, भारत माता की होगी, और फिर अब्दुल कलाम ने कहा था 21वीं सदी हमारी सदी होगी, और फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था 21वीं सदी भारत माता की सदी होगी। और अभी दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका ने यह लिखा है कि दुनिया के जो 3 सबसे लोकप्रिय नेता हैं उसमें एक कौन है? कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाएंगे। हम मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। और इन युवाओं के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, इन युवाओं के नेतृत्व में हम नागदा खाचौर विधानसभा को नंबर 1 बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भवानी भी आपको एक बार और धन्यवाद देता हूं, आपकी संपूर्ण टीम को, राजा भी आना, क्योंकि जिसका नाम बोलूंगा वो बीपी बढ़ा देगा। इस बार एक नई थीम हमने रखी थी कि सारे युवाओं द्वारा, मतलब आप सब मिलकर जो संविधान की पुस्तिका हमने रखी है, आप सब कंकु तिलक करके उसकी पूजन कर दें। फिर 1 मिनट में सिर्फ हम शपथ लेंगे। और एक बार भवानी को बुला। भवानी, अरे दादा इधर तो ले, इधर आ जाओ। भवानी आज ना, भवानी जाओ, आओ भवानी जाओ, आगे निकल जाओ। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। भारत सभी युवक के सामने शपथ, सभी अपना हाथ आगे करके सभी संविधान के प्रति हम शपथ लेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि सत्यनिष्ठा एवं प्रतिज्ञान करता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता का, अखंडता का अश्रोण रखूंगा। भारत माता की। सभी युवाओं से अब निवेदन है कि सभी पंक्तिबद्ध लाइन लगा लें। जब
मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अभी प्रोग्राम में उसकी सारी करवाई है। मैं
जिलाध्यक्ष से निवेदन